साथियों, वो दिन नहीं जाता है जिस दिन किसी लोन डिफॉल्टर का फोन ना आए और वो कहता है कि जीवन से थक चुका हूं, अब जीने की उम्मीद नहीं है। कई लोग तो ये कहते हैं कि हम सुसाइड अटेम्प्ट तक कर चुके हैं। एक लोन डिफॉल्टर के दर्द को समझना और सुनना बहुत बड़ा मायना रखता है। हम भली बात ही जानते हैं कि हमारे वीडियो लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के लिए बनते हैं, लेकिन हमारे वीडियो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जो वास्तव में जीवन की ऐसी कुंठाओं में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि वह मौत को अपने गले लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैं तमाम साथियों से हमेशा अनुरोध करता हूं कि जनहित का एक काम करें कि यदि आपके सर्कल में आपके दोस्त, मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि कोई लोन के दलदल में फंसा है ना और आए दिन हैरान परेशान हो रहा है, आप कोई काम मत कीजिए, केवल इस वीडियो का लिंक उनको शेयर कर दीजिए। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति लोन के दलदल में धंसा है वह इतना परेशान है कि उसके पास किसी वकील को देने के लिए फीस नहीं है। लीगल नोटिसेस के जवाब देने के लिए, आर्बिट्रेशन मैटर को निपटने के लिए, कोर्ट में जमानतें कराने के लिए उसके पास फीस नहीं है। तो वो कैसे किसी वकील से बात करे? और इसीलिए हमने हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट, हमारे फेसबुक पेज जो इसी नाम से है, इतनी क्लियर और सहज सरल हिंदी भाषा में जानकारियां दी हुई है कि एक आम व्यक्ति जब उनको सुनता है ना तो उसके दिल का जो शेर है ना वो जाग जाता है, उसके मन का डर जो है ना वो खत्म हो जाता है। और ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमें एक कमेंट्स आई थी और उस कमेंट्स में आपने भी देखा होगा, खैर हम रिप्लाई नहीं दे पाए, कि आप YouTube पे वीडियो लोन के रिलेटेड क्यों बनाते हो। सवाल उचित है कि लोन पे रिलेटेड हम वीडियो क्यों बनाते हैं। हमारे पहले भी कानूनी टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल एक लंबे समय से हम केवल लोन पर ही वीडियो क्यों बना रहे हैं। इसके पीछे सबसे पहले और वाजिब कारण यह है कि हम सुबह का जब अखबार उठा के पढ़ते हैं ना तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अखबार में एक खबर छुपी होती है कि कोई व्यक्ति लोन से इतना दुखी हो गया कि उसने अपना जीवन छोड़ दिया। रिकवरी एजेंटों ने लोन डिफॉल्टर के साथ मारपीट की, उनके साथ बदसलूकी की। एक व्यक्ति जो आईटी इंजीनियर है वह ब्रिज पे अपनी गाड़ी खड़ी करके समंदर में छलांग लगा देता है और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। क्यों? कारण सिर्फ ये कि वह व्यक्ति रिकवरी एजेंट्स के मेंटल टॉर्चर नहीं झेल पाया। वीडियो बनाने हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जनता के अंदर अवेयरनेस जरूरी है। आरबीआई ने भले ही अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन उन गाइडलाइन को फॉलो करता कौन है? क्या कोई रिकवरी एजेंट कभी प्रॉपर अपनी आईडी के साथ, होम/ऑफिस विजिट लेटर के साथ, डीआरए लाइसेंस के साथ, सभ्यता के साथ किसी घर की डोर बजाकर मे आई कम इन कहता है? बिल्कुल नहीं। उसको तो ये लगता है कि इस व्यक्ति ने जो लोन लिया है ना वो मेरे घर से लेके गया है, और वह एक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करता है और येन केन प्रकारेण सिर्फ ये सोचता है कि कैसे मैं इस व्यक्ति को डराऊं, धमकाऊं, इसके ऊपर अपना इतना प्रभाव छोड़ दूं कि यह व्यक्ति अपनी घर की बुनियादी जरूरतों की चीजों को बेचकर
दूसरी कंपनियों से लोन लेकर, लोगों से पैसा उधार लेकर या घर के जेवरात बेचकर भी मेरे लोन की ईएमआई चुका है। और जो मल्टीपल लोन के शिकार है ना, वो केवल सिविल स्कोर और इन रिकवरी एजेंट की धमकियों से डरकर गलत कदम उठा रहे हैं। तो पहला कारण यह है कि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस फैलाना, लोगों के अंदर वो जागरूकता फैलाना, लोन डिफॉल्टर्स को बताना कि भले ही आप लोन डिफॉल्टर क्यों नहीं है, आपके भी हक और कानूनी अधिकार सुरक्षित है। किसी रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं है कि आपके लोन के बारे में दूसरों को जानकारियां साझा करें, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन करें। लेकिन कौन सी एनबीएफसी गाइडलाइन का पालन करती है? और कारण क्या होता है? कारण होता है ज्ञान की कमी, अनुभव की कमी। कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर रिकवरी एजेंट के साथ, रिकवरी कॉल्स के साथ लोन डिफॉल्टर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल होती है और कितने तरीके से जवाब देते हो। तो यही अवेयरनेस जनता के अंदर होनी चाहिए कि कोई आपके घर पे आके आपकी बजा के चला जाए और आप चुपचाप बैठे, यह तो उचित नहीं है। और यह कारण है कि हमारे द्वारा YouTube पे लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में, कानूनी जानकारियों के बारे में सरल और सहज भाषा में जानकारी दी जाती है। और दूसरा एक कारण और है, वो थोड़ा हास्यास्पद है कि YouTube पे कुछ चैनल को टॉपिक नहीं मिलते हैं कि नए टॉपिक कहां से लाए, अपने दिमाग के घोड़े कहां तक दौड़ाए, क्या सोचे, क्या नया एंटिक कर दे, मैं कौन सा वीडियो डालूं मेरा वीडियो चले, समझ में नहीं आता है उनको। तो उनके लिए मैं टॉपिक लाता हूं ताकि मेरा टॉपिक होने के बाद वो उसी टॉपिक पर वीडियो बनाए। यह हास्यास्पद बात है, इसे आप मजाक में लीजिएगा। तो सर आज जो हमारा मुद्दा है कि कई बार रिकवरी एजेंट ये कहते हैं कि आपके ऊपर केस हो गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? केस कब होगा और क्यों होगा? एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर है? और यदि आपको नोटिस व्हाट्सएप पे आए या किसी भी तरीके से आए, उनके मैटर में हमारी राय क्या है? तो सबसे पहली बात, यदि आपका कभी भी कोई लोन डिफॉल्ट होता है और आपका अनसिक्योर्ड लोन है, आपको चाहे दिल्ली पुलिस से फोन आए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से फोन आए, नजदीकी पुलिस स्टेशन से फोन आए, किसी तुर्रम खान का फोन आए, अगर वो आपको कहता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है, तो आप उनसे पूछिए कि साहब मुझे सबसे पहले एफआईआर नंबर बताइए, आपके पुलिस थाने का नाम बताइए, मैं खुद पुलिस स्टेशन आऊंगा या फिर मेरे भैया वकील है। एक बात बताऊं, झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है, सॉरी बुरा मत मानना, हमारी संस्कृति में झूठ बोलने को पाप माना जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रोल अगर महाभारत में आप देखेंगे तो वह छल ही था। यानी कि जहां कहीं कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, वहां यदि आप एक झूठ बोलेंगे तो कोई नरक नहीं चले जाएंगे। और वैसे भी अपने को क्या जगह मिलनी है नरक में। अब बात मुद्दे की करते हैं कि कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हो। मेरे भैया भी वकील हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं उनको पुलिस स्टेशन भेज देता हूं। कोई पुलिस वाला कहे कि मैं गिरफ्तार करने आ रहा हूं, तो उसको कहना अब भी कर लीजिए, कितनी देर में आ रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर हम कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, उनको देखिए। जो भी रिकवरी एजेंट आपको फालतू के मैसेज करते हैं ना कि 4 बजे घर पे पुलिस आएगी, 6 बजे एडवोकेट रणवीर सिंह पुलिस टीम के साथ आएंगे, इतने बजे आपके घर पे नोटिस चस्पा कर देंगे, आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की जांच दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा की जाएगी, ऐसे जो भी आपको मैसेज करते हैं ना, आप एक काम कर लो, यूट्यूब पे एडवोकेट नरेंद्र जोशी तो है ही है, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब की कम्युनिटी में हम ऐसे जो फर्जी नोटिस होते हैं उनका पोस्टमार्टम करते हैं, उसके पीछे कुछ लाइन लिखते हैं और हम फोटो बना के हम डालते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पर।
आप उसको फॉलो कर लीजिए और वहां आपको जो जो नोटिस मिल रहे हैं ना उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कट कर लीजिए और कट करके जो भी रिकवरी एजेंट आपको कोई मैसेज कर रहा है ना उनको आप वो चिपकाओ, ताकि उनको ये मालूम पड़े कि यार व्यक्ति तो अवेयर है, वो तो कानून की जानकारी रखता है, ये सारी चीजें कहां से ले रहा है, दिमाग में उसके सायरन बजना चाहिए। तो आपके ऊपर पुलिस थाने में कभी कोई केस तभी होगा जब आपने गलत तथ्यों के आधार पर लोन लिया है, आपने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं, फर्जी आईटीआर दिए हैं, आपने फर्जी प्रॉपर्टी पे लोन लिया है, प्रॉपर्टी किसी और को दिखाया है, वगैरह वगैरह जो भी है, कोई फेक इंफॉर्मेशन आपने कंपनी को प्रोवाइड कराई है, तो आपके ऊपर एफआईआर होगी, बाकी कोई एफआईआर नहीं होती है। पुलिस का रोल केवल समन, बेलेबल वारंट और अरेस्ट वारंट की तामील के लिए होता है, वो भी आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में आएगा। आपको इसके लिए तनाव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर गांव में एक ठाकुर होता है। ठाकुर का मतलब मैं फिल्मों वाला ठाकुर नहीं कह रहा हूं, शोले के ठाकुर साहब नहीं कह रहा हूं, हर गांव के ठाकुर का मतलब कि उसकी अपने क्षेत्र में एक अच्छी पहुंच होती है। अगर आपको कोई ऐसा फोन आए तो नजदीकी थाने पे आप ठाकुर साहब से भी फोन करवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब कोई आपको कहता है आपके ऊपर केस हो गया तो झूठी बात। दूसरा, रिकवरी एजेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको कोई नोटिस आके साइन कराए कि भाई ये नोटिस आया है, इस नोटिस पे आप साइन कर दो, और आपको साइन करवाए, तो इसका कोई अधिकार किसको नहीं है? रिकवरी एजेंट को नहीं है। रिकवरी एजेंट कोई तामिल कुनिंदा नहीं है, कोई कोर्ट द्वारा अधिकृत कर्मचारी नहीं है, और न ही पोस्टमैन है कि आप उससे कोई नोटिस चालू करो। हाँ, इतना ध्यान रखना, यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है ना, तो इंटीमेशन लेटर जो होता है उसकी 2 कॉपी, एक कॉपी उसको दो और कहे भाई पढ़, वो पढ़ ले। अब कहना है दूसरी कॉपी पे अपने साइन करो, अपना नाम लिखो, अपना मोबाइल नंबर लिखो, अपना पद लिखो। इंडिकेटर लग जाते हैं, इंडिकेटर। इंटीमेशन लेटर पे साइन करने के नाम पे पसीने छूट जाते हैं रिकवरी एजेंट्स के, ये मान के चलना। और जिस एजेंट ने आपके इंटीमेशन लेटर को साइन करके नहीं लिया, इसका मतलब वो फर्जी है, क्योंकि इंटीमेशन लेटर बनता है आरबीआई की गाइडलाइन पे। इंटीमेशन लेटर बनता है आपके प्रायर नोटिस के आधार पे। इंटीमेशन लेटर बनता है ट्राई की गाइडलाइन के अनुसार। इंटीमेशन लेटर बनता है cybercrime.gov.in के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग। इंटीमेशन लेटर बनता है भारतीय न्याय संहिताओं की धाराओं के अंतर्गत। यानी कि इंटीमेशन लेटर पे साइन करके लेना रिकवरी एजेंट का कलेजा तभी होगा जब वो अधिकृत होगा, और जो साइन नहीं करे ना, चुटकी शतर खानदार बचती है मेरी, डायरेक्ट बाहर निकालो, डायरेक्ट। यानी कि जो आपका दिया गया लेटर साइन करके नहीं ले सकता है, उसको आपके पास आने का अधिकार कैसे? और ये जो कांटेक्ट पे फोन करते हैं ना, इसके लिए तो मैंने आपको बताया है, और कई लोगों ने अप्लाई भी किया है कि कोई यदि आपके कांटेक्ट को आके परेशान कर रहा है, कोई धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो सबसे पहले उसी एनबीएफसी के कस्टमर केयर पे रिकॉर्डिंग के साथ मेल अटैच करो और मेल करो कि मुझे 24 आवर्स में इसका अपडेट चाहिए कि आपके व्यक्ति ने इस तरीके से काम कैसे किया। इस व्यक्ति का नाम ये है, इसका मोबाइल नंबर ये है, इस नंबर से बात कर रहा है, मेरे कॉन्टेक्ट्स को कॉपी करके ये सारा खेल चल रहा है। यकीन मान के चलना कि 48 घंटे के अंदर वो आपको रिवॉर्ड देंगे। और कई कंपनियां तो ऐसी है जिन्होंने डायरेक्ट कहती है अब 30 दिन तक हमारे द्वारा कोई रिकवरी की कार्रवाई नहीं की जाएगी, 60 दिन तक हमारे द्वारा रिकवरी पे स्टॉप लगा दिया, आपको फोन ही नहीं आएगा। ये होता है, आप करके देखिए। और कई साथी जिन्होंने मुझसे सलाह ली है ना, वो इस बात को मानते हैं। तो साथियों, इस चीज को ध्यान रखिए, कोई कोर्ट केस ऐसे ही नहीं हो जाता है, बच्चों का खेल नहीं है। और एक बात और समझनी जरूरी है, आपको ढेरों नोटिस आते हैं, एडवोकेट लिखा होता है। मैं कई ऐसे नोटिस हैं, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यूट्यूब के कुछ प्रोटोकॉल और रूल हैं, उनकी हम पूरी पालना करते हैं। आप एडवोकेट की नोटिस को पढ़िए, एडवोकेट का एड्रेस देखिए, नीचे कंपनी का जो एड्रेस लिखा है उसको मैच कीजिए, दोनों एड्रेस एक ही मिलेंगे, तो क्या वो एडवोकेट है? वो लॉयर है, वो लॉयर है। अब आपके दिमाग में बात आ गई कि सर एडवोकेट क्या होता है और लॉयर क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी लॉयर आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा फाइल नहीं कर सकता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी
लॉयर आपके खिलाफ सेक्शन 138 का मुकदमा फाइल नहीं कर सकता है, वो केवल एक एडवोकेट कर सकता है। और आपको एडवोकेट के नाम पर मैक्सिमम फर्जी नोटिस आते हैं, फर्जी नोटिस। किसी भी एडवोकेट का नाम आप उसकी उसकी जो बार काउंसिल जो है वहां जाके आप सर्च कर सकते हो, आपको सारे फेक मिलेंगे। ये सारे लॉयर होते हैं जो खुद को एडवोकेट बताते हैं। अब आपके दिमाग में दो प्रश्न आ गए, सर लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है, तो इस बात को भी क्लियर करूंगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने LLB की है वह लॉयर है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं लॉयर एंड एडवोकेट हूं, मतलब मैं लॉयर भी हूं, मतलब मैं एडवोकेट भी हूं। अब ये क्या बात हुई कि आप लॉयर हो तो वो लॉयर है वो एडवोकेट नहीं है? बताता हूं। LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद संबंधित बार काउंसिल में खुद का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। खुद का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एनरोलमेंट प्राप्त करने के बाद, ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एक एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम को उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद वो व्यक्ति जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करता है वहां की बार एसोसिएशन में भी उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद वो पक्षकारों की ओर से पेयर भी कर सकता है और कोर्ट में एज एन एडवोकेट अपीयर हो सकता है। ये लॉयर जो है ना, वो खुद के मामले भले ही लीड कर ले, लेकिन कंपनियों के लिए एज एन एडवोकेट खड़े तभी हो सकते हैं जब वह एडवोकेट हो। यानी कि लॉयर प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने LLB की है, और एडवोकेट केवल वह जो कोर्ट में पैरवी करता हो, जिसने AIB का एग्जाम क्लियर किया हो, जिसने बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल से जिसने अपना एनरोलमेंट करवाया हो, जिसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम क्लियर किया हो, और जहां वो प्रैक्टिस करता है वहां से उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, तो वो होता है एडवोकेट। अब ऐसे नोटिस जिनमें वकील का एड्रेस भी वही है और कंपनी का एड्रेस भी वही है, वो लॉयर हो सकते हैं, मैं इस चीज पे कोई आपत्ति नहीं उठाता हूं, लेकिन मैक्सिमम आपको जो नोटिस आते हैं ना वो फर्जी आते हैं, ये बात मान के चलना। और हर नोटिस का जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप भी एक काम करो ना, एक प्रायर नोटिस भेज के देखो, कंपनी लगभग उसका जवाब नहीं देती है, केवल मेल कर देती है, लेकिन वहां पर भी कंपनी चुप करती है। ये बात मान के चलना, यदि आपने प्रायर नोटिस दिया और कंपनी ने उसका लीगली रिप्लाई नहीं दिया ना, तो वो भले आर्बिट्रेशन पे सर फोड़ दे। अगर आपने लीगली तरीके से बनाया नोटिस तो कल उनका आर्बिट्रेशन भी फेल है। तो साथियों, सारी बातें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि फर्जीवाड़ा काफी होता है। बाकी एक बात ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ रहे हैं ना सारे फेक है। व्हाट्सएप पे जो नोटिस आ रहे हैं ना सारे फेक है। कुछ भी लिख के भेज रहे हैं ना सारे फेक है, और ऐसे मैसेज का पोस्टमार्टम करते हैं हम। अगर आपको कोई डरावना मैसेज आता है ना, हमको भेज दीजिए, लेकिन भेजने से पहले एक बार देख लीजिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में या फिर व्हाट्सएप चैनल पर हमने पहले से तो पोस्टमार्टम नहीं कर रखा है, और ऐसे पोस्टमार्टम जितने भी है ना उनको शेयर किया करो। साथियों, लोन डिफॉल्ट हो गया, लोन के दलदल में धंस गए, मतलब ये नहीं है कि अपन ने अधिकार खत्म हो गए। अरे हम भी चाहे तो खींच सकते हैं इनको कोर्ट के अंदर। इनकी कमियां कोई कम होती है क्या? 1 महीने के ECS की परमिशन देते हो आप, और 1 महीने में 5-5 बार ECS हिट होता है। क्या आपने 5 बार हिट करने की परमिशन दी है? लगाओ कंज्यूमर कोर्ट के अंदर मामले, और कंज्यूमर कोर्ट में तो वकील भी नहीं करना पड़ता है, खुद लगा सकते हो। क्या पेनल्टी पे पेनल्टी ठोक रहे हैं? 100-125 रुपया ECS बाउंसिंग का चार्ज होता है, 500 रुपया आपसे लिख के ले रहे हैं। कौन से हिसाब पेटे ले रहे हैं? आर्बिट्रेशन की तो धज्जियां उड़ाती जा रही है NBFC कंपनी। 7 दिन का नोटिस, स्टैंडर्ड टाइम क्या है नोटिस का? 15 डेज। ये नोटिस भेजते हैं 48 घंटे का, 24 घंटे का, बापूजी का राज है। लेकिन कारण क्या है कि हम अधिकार नहीं जानते, और दूसरे इनके ऊपर नकेल कसने के लिए RBI को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और मैंने तो कहा है कि आने वाले 10 साल बाद ये सारी NBFC कंपनियां गायब हो जाएगी। सिविल स्कोर की चिंता मत करो। अगर लोन के दलदल में धंस चुके हो, पूरी तरीके से परेशान हो चुके हो, और लोन पे लोन लेकर लोन भरने की स्थिति है ना, तो परेशान मत होइए। एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पूरा विजिट कीजिए, हर समस्या का समाधान है, किसी कॉल बुक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवा दीजिए, बात हो जाएगी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, और मन में कोई गलत ख्याल लाने की जरूरत नहीं है। और फर्जी नोटिसों का पोस्टमार्टम होता है, और आधे केस तो फर्जी होते हैं। होता क्या है? सेक्शन 25, 138 NI एक्ट, आर्बिट्रेशन। और क्या, डरने की जरूरत नहीं है, और कोई FIR नहीं होती है। धन्यवाद।